है, लेकिन ये जो पेज नंबर 127 से फिर ये पूरा जो है डिडक्टेड है। इसके अलावा ये इसमें जो एंजाइम्स हैं, ये पूरा एंजाइम्स भी नहीं है। यहाँ तक पेज नंबर जो है 127 से लेके 133 तक ये कोर्स में नहीं है। इसके अलावा जो एक और चीज कटी है, लेकिन फिर भी आप उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं है वैसे भी वो है यहाँ पे इमल्शंस। तो है भी 2 लाइनों का, ये इतना सा टॉप भी नहीं, तो ये कट गया है। तो आपको क्लियर है कि इस चैप्टर में क्या क्या के, ये जो चैप्टर है इसके लिए पीपीटी भी दे रखी है और इसके लिए हैंड रिटन नोट्स दोनों ही दे रखे हैं। तो कोलाइड्स में याद रखना है, जैसे एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो ऐसे ही जो कोलाइड्स होते हैं उनके अंदर जो सल्यूट है उसे डिस्पर्स्ड फेस बोला जाता है, और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। और जो कोलाइड्स होते हैं उनका साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के जो है बीच में आता है। बाकी आपको पता होना चाहिए जो सोल्यूशन होते हैं, मीन 3 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक आपके होते हैं सोल्यूशंस जो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। एक होते हैं सस्पेंशन, जैसे आप रेत को पानी में डालेंगे तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती है। और एक होते हैं जिनका साइज छेद से बड़ा होता है, तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, बट दे डू नॉट पास फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। वो कोलाइड है, तो इनका साइज पता होना चाहिए। और कोलाइड्स में क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं, ज्यादातर जो पीने वाली होती हैं वो ज्यादा जल्दी असर करती हैं। क्या तो वो क्या होता है, क्योंकि उनमें सरफेस एरिया ज्यादा है, सो एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, तो वो पीछे एप्लीकेशन में क्वेश्चन भी लिखा है। फिर नेक्स्ट बताया था आपको कि क्लासिफिकेशन में से एग्जाम्पल आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन 3 तरह की हो सकती है। सपोज आपकी क्लास में बच्चे तो मान लीजिए 49 ही रहेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं, लेकिन मैं अगर क्लासिफिकेशन करूं एज के हिसाब से, तो एक वो तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका हो सकता है मैं हाइट के अकॉर्डिंग की इतनी से इतनी हाइट के बच्चे एक ग्रुप में आएंगे और इतने से इतनों के इतने ग्रुप में आएंगे। और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो कोलाइड्स को क्लासिफाई करने के जो है 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला मेथड जो डिस्कस किया गया है वो है डिस्पर्स फेज और मीडियम की जो है वो फिजिकल स्टेट क्या है। तो ये जो टेबल है, एक तो इनमें 2 क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, ये जो टेबल है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम्पल आ जाता है कि भाई आप जो है एग्जाम्पल लिखिए सॉलिड इन सॉलिड के, या फिर क्या होगा, एग्जाम्पल आ जाएगा आपको, मतलब नाम दे दिया जाएगा। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास मिल्क है, मिल्क में डिस्पर्स फेस और मीडियम कौन सा है, तो डिस्पर्स फेस जो है वो लिक्विड है और मीडियम भी आपका लिक्विड है। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपको बोल दें कि एक एरोजोल, एरोजोल क्या होता है, जिसमें सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस होती है। ऐसी सॉलिड सोल्स होते हैं, तो इनके सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फाइनल पेपर के हिसाब से भी बता रही हूँ। बाकी सोल्स किसको बोलते हैं, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में घोला जाता है। जेल किसको बोलते हैं, जब लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया जाता है। और इमल्शन किसको बोलते हैं, जब लिक्विड इन लिक्विड होता है। तो ये कह रहे हैं हमें सोल और मतलब सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ना है और इमल्शन के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया इमल्शन नहीं आएगी, पर फिर भी थोड़ा सा रीड जरूर कर लीजिएगा, करवा दिया था हमने। बाकी हाइड्रोजोल क्या होता है, जब पानी जो है वो मीडियम का काम करे तो वो हाइड्रोजोल, जब अल्कोहल मीडियम का काम करे तो अल्कोजोल। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, फाइनल पेपर के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ। बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ
इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड मीडियम, इनकी जितनी भी डिफरेंसेस है प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स में भी है, इसके अलावा जो स्लाइड्स दी थी, जो पीपीटी दी थी, उसके अंदर भी है वो वहां से देख लेंगे। मैं भी बुक के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है कि इंटरेक्शन कैसा है, अगर देयर इज अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड मीडियम, अगर आप दो चीजों को जिनको आप मिक्स कर रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, then these type of colloids are called lyophilic lyophilic। और अगर देर इज रिपल्सिव इंटरेक्शन, ये लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है अपना हैंड रिटन नोट्स में भी और वैसे भी, तो आप उसकी वो मत चिंता करिए। देन लायोफिलिक में क्या होता है, देर इज रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड मीडियम। ये लिक्विड लविंग होते हैं, ये लिक्विड हेटिंग होते हैं, बाकी ये मिक्स करने पे बन जाते हैं, लेकिन ये जो है दे रिक्वायर स्पेशल मेथड्स, और ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये नॉट दैट स्टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ना डेफिनेशन आ जाती है कि भाई लायोफिलिक क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन मैंने अभी बता दिया, द कोलाइड्स इन विच देयर इज अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड मीडियम। एक तो आया था, पहले तो पूछ लिया गया था ये क्या है, और इसका एग्जाम्पल आया था, तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। सेकंड आता है डिफरेंस, तो मैंने आपको बोला तीन तीन डिफरेंस सिंपल सिंपल पता होने चाहिए, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं और अभी भी बता दिए। बाकी ये इरिवर्सिबल क्यों होते हैं लायोफिलिक, क्योंकि अगर आप एक बार इनको ये बन जाए सोल, तो दोबारा से आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये था एक क्लासिफिकेशन, इसमें डेफिनेशन आ सकती है, एग्जाम्पल और डिफरेंस, तीन ही चीजें। देन आता है आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, कि जो डिस्पर्स फेस है ना, जो फेस, मीडियम नहीं, फेस, फेस के जो पार्टिकल्स है ना वो किस तरह के हैं, मतलब वो पार्टिकल तो है छोटे छोटे, लेकिन कोलाइडल रेंज कब होती है, जब साइज थोड़ा बड़ा हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, और इनकी जो रेंज है, इनका साइज जो है वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर, काफी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं। या फिर जो ऑलरेडी पहले से ऐसी रेंज में होते हैं, उनका साइज इस रेंज में होता है कि वो कोलाइडल रेंज में आए, वो है आपके मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे डीएनए आरएनए का अगर आप सोल्यूशन लें तो वो मैक्रो में आ जाएगा। फिर एक आता है एसोसिएटिव, एसोसिएटेड में भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये होता है कि मल्टी जो एसोसिएटेड कोलाइड है, अगर आप किसी भी चीज को कम अमाउंट में डालेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम में, तो जब कंसंट्रेशन कम होगी तो वो ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में बिहेव करेगा, वो एग्रीगेट नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इट बिकम्स जो है इट बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन अबव सर्टन लेवल, एक सर्टन लेवल से ऊपर हो जाए कंसंट्रेशन, उसे सीएमसी बोलते हैं, तो वो एसोसिएटेड कोलाइड है, जैसे आपके सोप हो गए। तो यहाँ पे क्या आता है, तीनों में डिफरेंस आते हैं, अभी मैं आपको दोबारा ये बता दूंगी, तीनों में डिफरेंस और लिखवाए भी हुए, तीनों में डिफरेंस आते हैं और एग्जाम्पल आते हैं। तो एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा फाइनल, या क्योंकि आप जो भी काम करें आप फाइनल पेपर के हिसाब से करें कि भाई आपका ये एक बारी क्लियर हो जाए। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स मैंने आपको बोला है कि क्या होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कम कंसंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में बिहेव करते हैं। जैसे मैं कह दूं डल्यूट सोप सोल्यूशन, सोप का जो डल्यूट सोल्यूशन होता है और कंसंट्रेटेड, दोनों में फर्क क्या होता है, जो डल्यूट सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है, मतलब वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा और एनिमल मेम्ब्रेन से भी। लेकिन जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है वो डिल्यूट नहीं होता है, वो जो है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, वो कोलाइड होता है। कोलाइड बनने के लिए, जब कोलाइड बनते हैं ना, ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स बनते हैं तो पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं। ये पार्टिकल्स जो इकट्ठे होते हैं ना एसोसिएटेड कोलाइड्स में, ये जो इकट्ठे होने के बाद जो चीज बनती है उसे मिजल्स बोलते हैं। मिजल्स जो है उसकी फॉर्मेशन की कुछ खास कंडीशन होती है। मिजल जो है एक टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा तो ही बनेगी। अगर आपका टेम्परेचर नीचे है
तो नहीं बनेगी। मिजल्स जो है जिस टेम्परेचर से ऊपर बनती है, अबव, एट नहीं, एट कर देंगे गलत, above a particular temperature is called Kraft temperature, और concentration it should be above a particular concentration, और उस concentration को बोलते हैं critical missile concentration। अगर कभी आ जाता है what is the condition for formation of missiles, तो ये Kraft temperature of CMC मेंशन होगा। अनुराग बोलो। मैम इसका कोई एग्जांपल है मिसल के अलावा, एसोसिएटेड मिजल ही सॉलिड? बनते हैं, मिजल ही बनते हैं, उसको मिजल ही बोलते हैं। जरूरी नहीं सोप के अलावा और भी लगा लो आप। जो बनेंगे पार्टिकल इकट्ठे होने के बाद उन्हें मिजल ही बोलेंगे, चाहे सोप के केस में हो जाए चाहे किसी और के केस में हो जाए। ज्यादातर सोप का एग्जाम्पल है यहाँ पे। हाँ, मिजल बोलते हैं जो पार्टिकल इकट्ठे होते हैं। ठीक है, बाकी ये कह रहे हैं मिजल्स में 100 से मॉलिक्यूल से और ज्यादा भी हो सकते हैं। बाकी मिजल फॉर्मेशन में सिंपल सा ये बताया था कि जो आपका, इसको रीड कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, कि जो सोप होता है ना उसके दो एंड होते हैं। एक ये देखेंगे आपका पोलर एंड है जिसके ऊपर नेगेटिव और माइनस चार्ज है, और एक ये हाइड्रोफोबिक चेन है, ये पानी में नहीं घुलती है, इतनी लंबी सी चेन है। तो क्या होता है जब कंसंट्रेशन डिल्यूट होता है, ये देखिए, जब डिल्यूट है सोल्यूशन, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से अरेंज होते हैं, क्योंकि जो टेल है वो पानी में नहीं घुलेगी, तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन या उससे ज्यादा हो जाती है, तो ये देखिए पार्टिकल्स एक तरह से धोखा देने का काम करेंगे। क्या करेंगे, वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि ये जो पानी में घुलने वाला एंड है ये बाहर की तरफ होगा, और ये जो अपनी टेल है ना इसको अंदर छुपा लेंगे। जब ये पानी में जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये पूरा ही क्या है, पोलर है, और ये पानी में घुल जाएगा, लेकिन अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने जो पानी में ना घुलने वाला पोर्शन है उसको छुपाया हुआ है। इसी को बोलते हैं मिजल। तो मिजल्स कैसे बनते हैं, यही वही लिखा है, दे एग्रीगेट टू फॉर्म स्फेरिकल शेप इन विच, जो हाइड्रो कार्बन वाली चेन होती है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर। इसमें ज्यादा नहीं आएगा पर फिर भी पता होना चाहिए। देन कैसे सोप जो है क्लिनजिंग एक्शन करता है, तो ये कह रहे हैं मान लो आपके पास एक कपड़ा, उस पर ग्रीस लगी हुई है, तो सोप के पार्टिकल ऐसे आके लग जाते हैं, क्योंकि जो चेन होती है वो ग्रीस में, जो पीछे की टेल है वो ग्रीस में चिपक जाती है। तो जब आप पानी के साथ उसको रिंस करते हैं तो ये जो पानी के साथ ये जो पोलर पार्ट है, ये जो हेड है ये हिलेगा, इसके साथ टेल भी हिलेगी। टेल जो है वो ग्रीस में घुली हुई है, वो उसको भी हिलाएगी, और जो है एट लास्ट जो है वो आपकी ग्रीस जो है वो कपड़े से अलग हो जाएगी। ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। देन आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स को बनाने का तरीका। ये केमिकल मेथड्स है, इसके अंदर दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जाता है। जो भी पीपीटी बनता है, पीपीटी क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है, मतलब उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सॉलिड चीज बनती है उसका जो साइज है वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में होता है। तो ये इस वाले पोर्शन से मैं नॉर्मली कहूँ तो ये इतना कम आता है, पर फिर भी इसको रीड कर लीजिएगा। देन आता है जब आप गोल्ड प्लेटिनम, अब गोल्ड का जितना मर्जी क्रश कर लो, चूरा कर लो, उसे पानी में घोलो, आप देखोगे वो कोलाइडल रेंज में नहीं होता है। तो जो सोने का जो पानी चढ़ाया जाता है, आप देखेंगे गोल्ड वाटर सिल्वर उसके ऊपर भी चढ़ाया जाता है, या प्लेटिनम का पानी वगैरह, वो कैसे बनता है, वो कोलाइडल सोल होता है, वो इस पर्टिकुलर मेथड से बनता है। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ली जाती है, एक आर्क में इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है, क्योंकि अगर एक दूरी होगी तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे रख देना आर्क को, तो ये कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट होता है कि हीट बहुत रिलीज होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल, तो वो हीट इतनी, और ये जो मैंने, अगर मान लो गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का ले लिया मैंने ये रॉड, तो हीट इतनी प्रोड्यूस होगी कि इसके वेपर बनेंगे। लेकिन क्या है, नीचे, और नीचे डिस्पर्जन मीडियम है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम के नीचे आइस बाथ रखा हुआ है। ये डिस्पर्जन मीडियम इतना ठंडा होता है कि जो वेपर बनते भी हैं एटम्स वगैरह के, वो उसी टाइम कंडेंस हो जाते हैं और रेंज कोलाइडल रहती है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बोल रही हूँ, पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन का मतलब है कि आपके पास कोई पीपीटी है, पीपीटी का मतलब होता है साइज बड़ा है,
इसके अंदर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालें। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जैसे NaCl हो गया। तो क्या कहते हैं कि ये जो बड़े साइज का जो पार्टिकल है ये क्या करता है, ए या बी में से, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनमें से किसी एक को एड्सॉर्ब कर लेता है। अब आप कहेंगे किसको एड्सॉर्ब करता है, तो ये डिपेंड करता है आपके बनाने के तरीके के ऊपर कि आप इलेक्ट्रोलाइट को पहले डाल रहे हैं या उसको पहले डाल रहे हैं, उस हिसाब से। तो और साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी अपनी, ये जो पीपीटी है इसकी, ये कौन सा पीपीटी है, ये अपने हिसाब से जो है क्या कहते हैं, कटायन या अनायन को एब्जॉर्ब करता है। सपोज मान लीजिए हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये पीपीटी था, इस पीपीटी ने पॉजिटिव वाले आयंस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आप देखें, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो बड़ा पार्टिकल होगा ये टूट जाएगा और इसकी जो रेंज है, इसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने पीपीटी में क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, उससे क्या बना, कोलाइड बना। इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। पीपीटी से कोलाइड बनाने को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और पीपीटी में इलेक्ट्रोलाइट जो डाला जिसकी वजह से चार्ज आया और ये जो पार्टिकल टूट गए, कोलाइडल रेंज में आ गए, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये उसका लैंग्वेज लिखी हुई है, याद रखना है। अगर कभी पेपर में आ जाता है व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट या NaCl इज एडेड टू अ पीपीटी, अगर पीपीटी आएगा तो आप लिखेंगे पेप्टाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल। फिर आता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पीपीटी से आप कोलाइड कैसे बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इम्प्यूरिटी, हम ये चाहेंगे ये इम्प्यूरिटी ज्यादा ना हो, कम से कम हो, उतनी हो जितनी रिक्वायरमेंट हो कोलाइडल सोल बनाने के लिए। अगर फालतू है तो उसको क्या कर दें, रिमूव कर दें, और उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन जो है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट, फालतू इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा नहीं, ज्यादा रिमूव कर दिया तो दोबारा पीपीटी बन जाएगा, फालतू इलेक्ट्रोलाइट रिमूव करते हैं, वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस में, डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस में स्पीड बढ़ जाती है, खाली हम इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कैथोड एनोड। बाकी इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, अभी आगे भी बताऊंगी। मैंने ये कहा है कि पीपीटी में आप क्या डालें, इलेक्ट्रोलाइट डालें तो क्या बनता है, कोलाइड बनता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को हमें हटाना है, ज्यादा जो फालतू डल गया हमसे। लेकिन अगर आप ज्यादा डायलिसिस कर देंगे, ज्यादा मतलब परसिस्टेंट, बार बार डायलिसिस करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा हद तक रिमूव हो जाएगा। तो जो सोल होगा वो दोबारा से क्या बन जाएगा, बताइए कोई, सोल दोबारा से क्या बन जाएगा, अगर आप पीपीटी। दोबारा से पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन ऑन परसिस्टेंट डायलिसिस। तो ये डायलिसिस में डेफिनेशन अगर आ जाए तो आ जाए, या जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि परसिस्टेंट डायलिसिस पे होता क्या, इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाता है, तो आपने यही लिखना है, वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। मतलब पीपीटी से सोल बनने को बोलते हैं पेप्टाइजेशन, और सोल से पीपीटी बनने को बोलते हैं कोगुलेशन, या इसको आगे भी हम इसको हम एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल भी बोलेंगे या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी बोलेंगे, वो आगे देखते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं एक और मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे हम इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने बोला है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अगर आप देखें उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो तो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है ना, नमक है, फिल्टर पेपर से भी नमक का सोल्यूशन पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर बनाएंगे जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पास ना हो,
लेकिन जो कोलाइड है क्योंकि उसका साइज छोटा है वो पास हो जाए। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नमक वाले पार्टिकल जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोलाइडल पास ना हो, लेकिन जो नमक के पार्टिकल्स है उनका साइज और छोटा होता है कोलाइड से, वो पास हो जाए। तो उससे क्या होगा, कोलाइड वाले जो पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे और नीचे जो है फालतू इलेक्ट्रोलाइट है वो निकल जाएगा। फिर वो जो कोलाइड ऊपर आएगा ना फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको दोबारा से डिस्पर्जन मीडियम में डाल देंगे। तो लेकिन फिल्टर पेपर खास चाहिए, तो फिल्टर पेपर के जो साइज है उसको छोटा करने के लिए, छोटा कितना करना है कि 1 नैनोमीटर से छोटा करना है कि सिर्फ ट्रू सोल्यूशन पास हो, मतलब नमक पास हो, इलेक्ट्रोलाइट पास हो। तो उसके लिए जिस भी सोल्यूशन में डिप किया जाता है उसको बोलते हैं कोलाइडन। कोलाइडन का एग्जांपल आ जाएगा 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल। किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो, मैंने बोला था आपको रीड करके आइए, तो उसको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने ये हैंड रिटन नोट्स में भी करे हैं और जो मैंने 3 पीपीटी दी थी कोलाइड्स की उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है, पता है ना? यस मैम। किसी ने रीड किया हल्का सा? मैंने आपको कहा था रीड करके आइएगा, तो ये आप पढ़ लेंगे। यस मैम। ठीक है, अब आप आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में क्योंकि टाइम कम हो रहा है तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि जो डाइल्यूट सोप सोल्यूशन है वो किस तरह का सोल्यूशन है, कोई बच्चा बताए? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या फर्क है? डाइल्यूट सोप सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है हम्म, और जो कंसंट्रेटेड होता है वो कोलॉइडल सोल की तरह एक्ट करता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट तो आपको पता ही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल Yes, ma'am. पार्टिकल। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मान लो डाइल्यूट सोप सोल्यूशन और इसमें फर्क आ जाता है कंसंट्रेटेड में। तो डाइल्यूट जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि जो आपका कोलाइड है, मतलब जो कंसंट्रेटेड सोप सोल्यूशन है, वो ये शो करता है। एक तो डेफिनेशन आ जाती है इसकी, दूसरा आ जाता है भाई टिंडल इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये पार्टिकल है, इससे लाइट टकराएगी, स्कैटर्ड होनी चाहिए। अब पार्टिकल का साइज भी तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तो डायमीटर जो है वेवलेंथ से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर डायमीटर छोटा है तो सीधी लाइट क्या होगी, सीधा पास हो जाएगी। अगर साइज बड़ा होगा तभी तो लाइट टकराएगी और वापस चली जाएगी, मतलब स्कैटर्ड हो जाएगी। और दोनों के मीडियम में, मतलब आप खुद सोचिए, आपने वो 10th में पढ़ा होगा कि जब पानी के अंदर लाइट पास होती है, यहाँ बाहर एयर है, ये पानी है, तो लाइट क्या करती है, दोनों की डिस्पर्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होता है, तो ये बेंड या तो अवे या टूवर्ड कर जाती है। मैं भूल रही हूँ कि जब वो, मेरे ख्याल से टूवर्ड करती है, जब वो टुवर्ड नॉर्मल करती है। हाँ, मतलब दोनों में करती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो अलग होता है केस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होना चाहिए दोनों के। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो इसका मतलब तो लाइट तो सीधा सीधा पास हो जाएगी, उसको कोई रुकावट नहीं होगी। अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होगा थोड़ा सा, मतलब पानी से, पानी के पार्टिकल से, तभी तो वो टकराएगी। तो ये कंडीशन है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसमें देख लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। कलर, कलर जो है भाई, कलर कैसे दिखाई देता है, कोई लाइट टकराती है, आपकी आंखों पे कौन सी लाइट पहुंची, स्कैटर्ड हुई, वो तो वो कौन सी लाइट स्कैटर हुई डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। और दूसरा डिपेंड करता है आप रोशनी कौन सी यूज कर रहे हैं। कभी आपने देखा हो स्ट्रीट लाइट में खड़े हो, आपने ना बड़ा रेड कलर के कपड़े पहने हैं, वो ऑरेंज ही दिखते हैं, क्योंकि रेड कलर होता नहीं ना, वो पीले रंग की रोशनी होती है, वो ऑरेंज टाइप के दिखते हैं, या शेड कुछ और दिखता है, होता है ना। और वही आप व्हाइट रोशनी में आओ, आपको अपने कपड़े बढ़िया सुंदर से कलर के दिखेंगे, कलरफुल दिखेंगे। भैया आप Yes, पीली ma'am. रोशनी में चले जाओ, क्योंकि पीली रोशनी में सारे कलर नहीं है ना, व्हाइट में तो सारे सातों के सातों कलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है पूरा। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब मैंने टिंडल इफेक्ट बोला था इंपॉर्टेंट, कलर आप पढ़ लेंगे। कलर में भी ये लिखा है, अगर गोल्ड के साइज फाइन पार्टिकल होंगे उनका रेड कलर होता है, अगर थोड़ा साइज बढ़ जाए तो पर्पल होता है, और जो हमें दिख नहीं तो फिर ब्लू हो जाता है, अगर थोड़ा और बढ़ जाए ना तो गोल्डन होता है, जो हमें दिखता है वो गोल्डन है।
जो मैं सोने के पानी की बात कर रही हूँ, गोल्ड की नहीं बात कर रही। सोने का जो गोल्ड वाटर होता है, जो हम जिसमें हम सिल्वर वगैरह की ज्वेलरी डिप करते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। अब आता है ब्राउनियर मूवमेंट। ब्राउनियर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना पढ़े ये जरूर पढ़ लें। जरूरी नहीं कि ये आप कहो कि मैडम आपने पेपर में तो दिया नहीं या उधर नहीं दिया, तो आप उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो कि ये वाले जो पेपर है आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा, आप इसको रीड कर लें। ब्राउनियर मूवमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, ब्राउनियर मूवमेंट क्यों होती है? ड्यू टू अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल। तीसरा क्वेश्चन, ब्राउनियर मूवमेंट स्टेबिलिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है? मैंने बताया था दो चीजें स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक चार्ज, दूसरा ब्राउनियर मूवमेंट। तो ये याद रखिए। अब क्यों होती है रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज इट हैज स्टीयरिंग इफेक्ट, इट डू नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल डाउन। तीन क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद आता है चार्ज। मैंने कहा था कोलाइडल पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या होगा? से या तो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि कैसे आप मेथड बना रहे हैं। तो अब यहां क्वेश्चन ये आता है, एक मिनट रुकिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट, एक तो ना हट जाता है फोन से ना। तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें तीन क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए कि ये जो चार्ज होता है ना, ये कैसे स्टेबिलिटी देता है? इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, by this there is repulsive forces between the colloidal particle and they do not aggregate और coalescing का मतलब coagulation ही होती है। एग्रीगेशन या coagulation एक ही चीज है, और ये नया वर्ड भी सीख लीजिए। ये रीजन क्या हो गया भाई, ये स्टेबल क्यों होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन भाई चार्ज क्यों होता है पार्टिकल के ऊपर? ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, चार्ज क्यों होता है? ये आंसर ऊपर वाला याद कर लो। या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड का जब इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन होती है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो वो क्या करते हैं, चार्ज ले लेते हैं ऊपर से। दूसरा हो सकता है ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। मैंने बताया ना कि जब कोलाइडल बनता है तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो क्या करता है, किसी एक कटायन या अनायन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये याद रखेंगे, ये कारण है चार्ज क्यों है। दूसरा क्वेश्चन बताया कि चार्ज कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पैराग्राफ भी दिखा दिए, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब मैंने नोट्स भी दिए हैं, पीपीटी भी दी है, नहीं उसमें से पढ़ते हैं। तो अब बुक देख लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद पिछले साल या उससे पिछले साल रिपीट हुआ था। उन्होंने ये दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को KI में डालती हूँ। ऐसे डायग्राम सा बना था, मैंने शायद बनाया होगा, अपने उसमें बनाया हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट बाहर से डाल रहे हैं, KI अंदर है, तो कह रहे हैं जो रिएक्शन करके AgI बनता है। तो अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं ना, तो हमेशा नेगेटिवली चार्ज सोल बनता है। ये क्या करता है, जब ऊपर से KI डालेंगे ना, सॉरी ऊपर से AgNO3 डालेंगे, क्योंकि लिखा है AgNO3 बाद में डाल रहे हैं, तो क्या होता है, जो AgNO3 हम डालते हैं ना, जब हम AgNO3 को नीचे डालते हैं तो KI क्या होता है, फालतू होता है। तो जब जो PPT बनता है वो किसका बनता है, AgI का बनता है। तो ये क्या करता है, सोल्यूशन में से I- जो होती है, I- और K+ फालतू है, लेकिन K+ की एड्सॉर्प्शन उतनी बढ़िया नहीं होती है AgI पे, I- को ये एड्सॉर्ब कर लेता है, और ये कौन सा सोल बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पेपर में यही क्वेश्चन आया था, कौन से टाइप का सोल बनेगा, तो आपने लिखना था नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दूसरा था ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। भाई अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये किसके तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज के लिए। उसके बाद लिखा है कि लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, ऊपर से KI डालते हैं, तो
AgI बनेगा और बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, AgNO3। NO3 ज्यादा बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होता, Ag प्लस होता है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता है। ऐसे ही इनका भी देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि ना मुझे जल्दी से एक चीज बतानी है, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में ना यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है साइन, हमेशा याद रखना, मैं अगली बार भी बता दूंगी, ये साइन गलत दे रखे। कोलाइडल अगर, हाँ ये इसको भूल जाइए, इसको आप चेक कर लीजिएगा बाद में, मैंने अपनी कॉपी में सही लिखे हुए हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज सोल होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और कोगुलेशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोगुलेशन होती है। अब ये देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि इन सबसे होता क्या है, किन सबसे, ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से, दो ऑपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सोल को मिक्स करने से, बॉयल करने से, डायलिसिस से, या इलेक्ट्रोलाइट डालने से सोल में कह रही हूं, पीपीटी में नहीं कह रही, इन सबसे क्या होती है, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया था एक बारी, दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को जब मिक्स करते हैं तो क्या होती है, म्यूचुअल कोगुलेशन। इसका एग्जांपल है आपके ब्लड, आपको ब्लड आ रहा हो, आपकी मम्मी क्या करती है, फिटकरी लगा देती है। कई लोग होते हैं ना, वो शेव करते हैं तो फिटकरी लगाते हैं, अभी भी लोग लगाते हैं। फिटकरी जो होती है ना, वो अल्म होती है। आपका जो ब्लड है वो मैंने देखा होगा, वो मैंने लिखा हुआ है शायद, नेगेटिवली चार्ज है, तो फिटकरी जो है एल्यूमिनियम प्लस। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है, आप ब्लड को कोगुलेट करने के लिए इन दोनों में से क्या यूज करेंगे, ब्लड को कोगुलेट, ब्लड नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट क्या ही होगा, कम यूज होगा और इसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। अच्छा एक लास्ट चीज, हार्डी स्क्विज रूल। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो पॉजिटिवली चार्ज सोल है एक फ्लक्चुएटिंग पावर होती है, जितना ज्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज को कोगुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज वाला जितना ज्यादा होगा, फ्लक्चुएटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फ्लक्चुएटिंग पावर जो है या कोगुलेटिंग जो पावर होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब है कितना आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए। मैंने कहा है अगर आपको कम से कम चाहिए होगा, मतलब कोगुलेटिंग वैल्यू कम से कम होगी, तो फ्लक्चुएटिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा और ब्लड वाला एग्जांपल जरूर करिएगा, आप जितने भी सैंपल पेपर देखेंगे उसमें ये आता है। तो इसमें ना जो है ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि ना टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपको कुछ बताने लगी थी। यहाँ पे इमल्शन नहीं आएंगे पर वो कट चुके हैं, लेकिन ये देखो ब्लड का। आर्टिफिशियल रेन क्यों होती है भाई, आर्टिफिशियल रेन में क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर भी जो है कोई सोल स्प्रे कर देते हैं ऑपोजिट चार्ज का। तो जो बारिश होती है ना, बारिश के जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो कंडेंसेट होके वाटर बने होते हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कोगुलेट कर जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो क्या आएंगे, जमीन पे नीचे गिरेंगे। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। डेल्टा फॉर्मेशन, नदी जो है अपने साथ ना पानी लेके आती है, कोगुलेट लेके आती है, रेत लेके आती है, वो कोगुलेटेड फॉर्म में होती है। लेकिन जब वो समुद्र के साथ मिलती है, समुद्र का पानी होता है खारा, उसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कोगुलेशन हो जाती है, तो वो मिट्टी बैठने लग जाती है। जब मिट्टी बैठती जाती है तो काफी सालों बाद वो जो है जमीन वहां से उठ जाती है। रिवर जो है वो अपना क्या करती है, रास्ता बदल लेती है, और क्या बन जाता है, रिवर ऐसे आ रही थी लेकिन यहाँ पे पानी मिला तो डेल्टा बन जाते हैं। तो आज कल आप नेट पे भी देख सकते हैं। और बेटा ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिस्पर्जन, ये स्मोक। फिर ये अल्म हम पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। मेडिसिन, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है, क्योंकि ना टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। इस बार ये क्वेश्चन आया था टैनिंग वाला, लेदर वाला। लेदर आप देखें, चमड़ा देखें, जानवरों की खाल से निकलता है, लेकिन खाल तो बड़ी सॉफ्ट होती है, असल में सॉफ्ट इसलिए होती है उसमें कोलाइड होता है। तो क्या किया जाता है, म्यूचुअल कोगुलेशन की जाती है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। तो उसे टेनिन नाम के सोल्यूशन में, ये जो खाल होती है, हाइड को बोल देते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसमें नेगेटिवली चार्ज सोल डाला जाता है। कौन सा डाला जाता है, टेनिन नाम का। तो उससे क्या होता है, कोगुलेशन हो जाती है, वो पार्टिकल बाहर निकल आते हैं और वो हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो बाकी तो इतने खास है नहीं, ऐसी रबड़
रबड़ आप देखें लेटेक्स दूध दूध सा निकलता है, वो जो पेपर वो जो होता है ना रबड़ प्लांट्स होते हैं, तो वो रबड़ कैसे बन जाता है? क्योंकि वो कोलाइडल सोल है, उसको भी कोगुलेट किया जाता है। देखो रबड़ सोल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये थोड़ा सा अगर ना समझ में आए तो मुझे जरूर पूछिएगा, नहीं तो जब हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे ना तो मैं आपको और डिटेल से समझा दूंगी। अभी तो मैंने खाली बुक का दिखाया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछ लो बेटा, एक तो ये इसको रीड कर लो। देखो कोई बच्चा, मैंने इसीलिए ना कोर्स जो है मैंने जैसे 18 जो ग्रुप है मैंने उसको भी थोड़ा रखा है, इसका भी मैंने एड्सॉर्प्शन पे नहीं, मैंने कहा आप इस पे ध्यान दीजिए। तो इसमें बेटा ये तो कोलाइड अराउंड अस तो करने ही है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कि परसिस्टेंट डायलिसिस पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा देती हूँ अगर टाइम रह जाए हमारे पास। ये देखो 5.15 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं जब लाइट पास की जाए तो क्या होगा? टिंडल इफेक्ट। एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं हाइड्रेटेड सोल में तो क्या होगा? कोगुलेशन। सोल में डाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कह देती पीपीटी में डाल रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन हो रही है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर भूल जाते हैं तो लिख दो कोगुलेशन होगी या एग्रीगेशन होगी। समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीछे के यही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हम भी सोचते हैं कहां से आ गए, क्योंकि हमने पढ़े नहीं पीछे के क्वेश्चन। कैटलिस्ट का नहीं आएगा तो आप जो है ना, चाहे मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ